हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आलोक। आलोक अभी हाल फिलहाल में जो आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पीओ बने हैं। तो आज के इस इंटरव्यू की सीरीज में हम आलोक से जानेंगे उनकी स्ट्रेटजीज़, उन्होंने कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया, कितना समय लगा और उनकी क्या क्या प्लानिंग थी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, वो सारी चीज़ें। तो आलोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक बहुत यू बहुत सर। बधाई आपको पीओ बनने की। थैंक यू सर। तो आलोक, आप पीओ बन चुके हैं, कैसा लग रहा है अब? सर अच्छा लग रहा है काफी कि अब एक जॉब हो गई है, तो आई हैव वन थिंग लेस टू वरी। घर में सब खुश हैं? हाँ सर, सब खुश हैं, काफी खुश हैं। अच्छा, तो अभी आप आगे कोई और पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो आप? हाँ सर, अभी मेरा मतलब एसबीआई पीओ में मेंस दिया था मैंने, अभी सर आईबीपीएस पीओ का भी है मेंस। मेंस तैयारी कर रहे हैं हाँ आप? जी। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो आलोक, अब हम शुरुआत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका, पहले तो आप थोड़ा ब्रीफ में अपने बारे में बता दीजिए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और आप कितने समय से प्रिपेयर कर रहे हैं और ये कैसा आपका अटेम्प्ट था जिसमें आप सेलेक्ट हो पाए हैं। इससे पहले भी अगर कोई एग्ज़ाम निकला हो तो वो बता दीजिए। फिर हम सेक्शन बाय सेक्शन आपसे सारी डिटेल लेते हैं। ओके सर, तो मेरा नाम सर आलोक बघेल है और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। और सर मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स में की है, मतलब बीए किया है मैंने। और उसके मतलब बैंक की प्रिपरेशन मैंने अभी 2021 से स्टार्ट की है, जनवरी से। सर एक अच्छा, साल हो गया था जब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये ये पहला तो बड़ा अटेम्प्ट है। ही शॉकिंग है आलोक कि आप 2021 से प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी और आपको एक साल के अंदर ही देखा जाए तो जॉब मिल गई। तो प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी रही होगी। हाँ सर, इसमें थोड़ा बहुत क्रेडिट मैं देना चाहूँगा। ओके। तो प्रिपरेशन के दौरान जनरली होता क्या है कि जब बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक बड़ा ही अलग से माइंडसेट रहता है कि पहले तुमको समझ में ही नहीं आता कि पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है और कैसे प्रिपरेशन करनी है। और आपने एक साल के अंदर ये एग्ज़ाम निकाल लिया और पहली अटेम्प्ट में निकाला है। तो ये तो उम्मीद हम सभी कर ही रहे हैं कि आपको चीज़ें सही तरीके से पता थी शुरुआत से ही, आप भटके नहीं ज़्यादा। तो हाँ कैसे आपको ये सारी चीज़ें का अंदाज़ा था, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? सर, वैसे बैंक एग्जाम से मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न देखा कि किस हिसाब से सवाल पूछते हैं, लेवल क्या है उनका। तो पहले मतलब शुरू में एक महीना मैंने यही लगा दिया सब पेपर देखने में और ये सब सिलेबस वगैरह देखने में, उसको समझने में सही से कि है क्या, कैसे पढ़ना है, और सोर्सेज से कंसोलिडेट करने में। मतलब काफी सारे सोर्सेज हैं इंटरनेट पे, लेकिन कौन सा पढ़ना है वो सबको ट्राई किया, फिर जो अच्छा लगा फिर बाद में उसी को फॉलो किया, तो ये सब था। ओके ओके। तो आपके घर में कोई ऐसा है जिसने आपको कुछ एडवाइस किया हो या कुछ चीज़ें बताई हों पहले से? नहीं सर, नहीं ऐसा कोई। अच्छा, कोई है नहीं आपके घर में, फिर भी आपने एक ही बार में एग्ज़ाम निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है आलोक। तो आलोक, शुरुआत करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज और आपसे जानना चाहेंगे कि आपका वो जो सब्जेक्ट है कैसा रहा और उसको आपने इम्प्रूव कैसे किया। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के सेक्शन से। तो जैसा मैंने आपका इंटरव्यू लिया हुआ था आरआरबी पीओ वाला, तो मेरे को तो खैर पता है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश से ही है। तो इंग्लिश के लिए आप कितना तैयार थे एग्ज़ाम के लिए, या फिर आपको इसमें मेहनत करनी पड़ी कॉम्पिटिटिव लेवल के इंग्लिश को सीखने समझने के लिए? नहीं सर, मेहनत तो मतलब इंग्लिश तो मेरा शुरू से मतलब ठीक था, स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन ठीक था, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन हाँ सर, मैं मतलब रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। और मैंने हाँ एक बुक खरीदी थी, वो जो मीनिंग वर्ड्स वाली पावर बुक है मेड ना। इजी। हाँ, वर्ड्स पावर मेड इजी, तो सर मैं उसको देख लेता था कभी कभार। तो वहां से मीनिंग जरूर याद किए थे मैंने। ओके ओके। तो आप जनरल स्टूडेंट को क्या बताना चाहेंगे कि इंग्लिश अगर इम्प्रूव करनी है एग्ज़ाम निकालने के लिए, तो क्या फॉलो करना चाहिए उन्हें? तो सर न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ना चाहिए, मतलब कुछ पढ़ो ना पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। और सर ये एडिटोरियल वगैरह जो लोग देखते हैं ना, ये तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता उससे। आप खुद पढ़ो एडिटोरियल। और अगर आपको जैसे डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करनी है तो उसी एडिटोरियल को समराइज करके अपने वर्ड्स में लिखो, तो आपकी डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ साथ इसकी भी हो जाएगी, इंग्लिश की। ओके, तो आरआरबी में आपने इंग्लिश ही लिया होगा, हिंदी तो नहीं लिया होगा? हाँ सर, इंग्लिश ही था मेरा। ओके ओके। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर और जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है।
तो वो आपका कैसा था पहले? वो भी सर मतलब ज़्यादा ठीक नहीं था, लेकिन मैंने सर एग्जाम्स के लिए नोट्स बनाए थे अपने खुद के ही, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स और कहाँ से पढ़ा था आपने? सर एक अफेयर्स मतलब अफेयर्स क्लाउड एक, वहाँ से उनकी पीडीएफ से जो मंथली पीडीएफ आती है वहाँ से, और डेली का सर एक अड्डा चैनल है वहाँ से कर लेता था मैं डेली। अच्छा, और जो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते थे उससे भी आपको इनपुट मिलता रहता होगा? हाँ उसका, लेकिन मैं सर उस न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाता था, वो मतलब सबकॉन्शियसली माइंड में चला जाता था, लेकिन उससे नोट्स नहीं बनाता था। ओके। बात करते हैं हम क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन आपका, चूंकि आप आर्ट से हैं तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट होता है कि हो सकता है कि क्वांट वाला सेक्शन थोड़ा कमज़ोर हो। मतलब ऐसा जनरल कॉन्सेप्शन है, ज़रूरी नहीं कि सही भी हो, और इसमें कोई हाइयर मैथमेटिक्स तो पूछी भी नहीं जाती। और आपने, आपका लेवल कैसा था क्वांट में शुरुआत? सर अर्थमेटिक मेरी उतनी ठीक नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ठीक थी लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन और मतलब मैंने कैलकुलेशन में ज़्यादा काम किया, अर्थमेटिक से ज़्यादा कैलकुलेशंस पे ज़्यादा काम किया कि कैसे कैसे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है। तो उसने आपकी स्पीड को बढ़ाया होगा, हाँ सर बिल्कुल। और एग्ज़ाम में अटेम्प्ट आपके बढ़े होंगे उससे, है ना? तो ये एक बड़ा कॉमन सी बात है कि बच्चे सोचते हैं कि हम कैलकुलेशन पे काम नहीं करेंगे और उसकी वजह से बिना उस पे काम किए स्पीड बढ़ा सकते हैं, अटेम्प्ट बढ़ा सकते हैं। तो एक थोड़ा मिथ सा ही ऐसा बनता है। तो आपने अपनी कैलकुलेशन पे काफ़ी काम किया। हाँ सर, मैं तो ये मतलब डेली या फिर हर दूसरे दिन एक ऐप था कोई कैलकुलेशंस का, उस पर डेली कम से कम 10 या 15 मिनट डेली कैलकुलेशन करता था। कौन सी उसकी ऐप वजह है, से बता दीजिए? सर एक कोई मैथ्स ट्रिक नाम से कोई ऐप है अच्छा वो। अच्छा। तो उस पे आप डेली 10 से 15 मिनट अपना लगाते थे, एज आ फन एक्टिविटी भी रहती होगी आपकी, और आप हाँ आपकी सर उसमें कैलकुलेशन भी मजा अच्छी भी रहती आता था, रहती थी। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो रही है तो काफी लेवल भी थे उसमें, जैसे जैसे अप होते जाते हैं तो उसमें मजा आता था। तो आपने मतलब जो मेंटल कैलकुलेशन है उस पर ध्यान दिया काफ़ी, कि आप हाँ चीज़ें सर, दिमाग में जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहे हो, उस पर ध्यान दिया। अच्छा, फिर अर्थमेटिक कैसे इम्प्रूव करी आपने? अर्थमेटिक्स सर मैंने आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया था, और वहाँ से अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। तो मैंने अच्छा। मतलब चैप्टर वाइज पहले सारे कंसेप्ट क्लियर किए, उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चंस भी लगाए। मैंने सर उनकी जो एक किताब है सर्वेस एस के वर्मा ऐसे कुछ, शायद बुक का नाम है याद नहीं आ रहा है मुझे, वहां से क्वेश्चंस भी लगाए थे मैंने, और सर फिर साथ में मॉक्स तो थे ही। और अच्छा, सर आपको और भी फिर फॉलो किया था क्योंकि मॉक्स वगैरह आप रेगुलर कुछ दे रहे टॉपिक्स थे? में। हाँ सर मॉक्स दे रहा था मैं, क्योंकि मॉक्स मैंने सर 2 महीने मैंने कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे, उसके बाद फिर मैंने मॉक्स लगाना चालू कर दिया था। ओके ओके। और रीजनिंग का सेक्शन आपका कैसा था? रीजनिंग का सर ठीक मतलब उतना ठीक नहीं था, लेकिन जो पजल्स वाला था वो बिल्कुल नया था। जब पहली बार किया था तो मतलब बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मजा आ रहा था उसमें करने में, था मतलब काफी टाइम लग रहा था लेकिन मजा आ रहा था कि हाँ। दिमाग लगाना पड़ रहा उसमें। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है जिसके बारे में क्लास में भी मैं ऐसा बात करता हूँ, होती है पॉजिटिव माइंडसेट की बात। कि एक तो ये होता है कि आपको आता नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आप कंपैरिजन करने लगते हैं और उसके बाद दुखी होते हैं, फिर उससे और आप कुछ नहीं सीख पाते। और दूसरा होता है जब आपके सामने चैलेंजेस रहें और वो आपको मज़ा देने लगे, तो फिर वो आपको हाँ आगे ले जाते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आया नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और करते हैं, ऐसा करते हुए, है ना? हाँ सर। तो ये एटीट्यूड आपका काफ़ी आपको हेल्प किया होगा। आप आर्ट स्टूडेंट्स थे लेकिन उसके बावजूद भी आपने पहले साल में निकाला, और क्वांट और अर्थमेटिक आपकी कमज़ोर थी, रीजनिंग में भी आप बता रहे वैसे थे, फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने निकाला। तो मेरे ख्याल से कि इसमें आपका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी हेल्प किया होगा आपको। हाँ सर इस कभी ऐसा काफी फील नहीं हेल्प। होता था जैसे एक बड़ा मनोबल कई सारे बच्चों का डाउन रहता है, जबकि मैं कहता हूँ ऐसा होता नहीं, कि लोग सोचते हैं कि जो बीटेक वाले होंगे उनका ही सिलेक्शन जल्दी होगा या उन्हीं नहीं का सर सिलेक्शन होगा। नहीं सर तो ऐसा आपका कुछ कभी नहीं ऐसा है। मनोबल ऐसा डाउन नहीं हुआ? मनोबल सर एक टाइम पे होता था जब मैं मेंस के मॉक लगाता था, वो भी एसबीआई के। एस बी आई के, हाँ ये वहां तो है। वहां तो सर डिप्रेशन आ जाता था। डिप्रेशन आता है वो, तो आप एस बी आई पी ओ मेंस दे के आओगे फिर भी हुआ होगा अभी भी? नहीं सर ये वाला मेंस तो बहुत ज्यादा इजी था, मतलब लोगों ने ऐसा हुआ सा बना रखा था कि काफी हार्ड आता है कैट लेवल वगैरह, नहीं, लेकिन इस बहुत। बार का तो थोड़ा इजी आया था पिछले साल की तुलना में, लग हाँ सर रहा है ऐसा इजी। मैंने भी सुना सर ऐसा कि पिछली बार था। पिछली बार का थोड़ा ज़्यादा टफ था, शायद इतना हो हल्ला मचा इसलिए हो सकता है आसान रहा हो। लेकिन फिर भी, और एक थोड़ा ये भी सुकून रहा होगा ना कि इस बार मेंस देते हुए कि नौकरी लगी गई है, तो थोड़ा हाँ इसका सर भी एक असर रहा होगा कि वो तो है प्रेशर सर। नहीं था तुम्हारे ऊपर दिमाग पे, हाँ है ना? काफी फ्रीली पेपर दिया। ओके। तो जो रीजनिंग का सेक्शन है उसके लिए आप मॉक कितना देते थे?
मॉक सर में उसके हाँ। हाँ पजल शुरू में लगाता था डेली। जैसे हफ्ते में 3 दिन प्री की लगा ली और 2 दिन मेंस की लगा ली। और संडे फ्री रहता था मेरा, संडे को मैं तो कुछ ज्यादा नहीं आलोक जरा करता ये बताने का प्रयास करिए कि कितना समय लगा इम्प्रूवमेंट आने में। शुरुआत में जैसे आप बता रहे हो कि एकदम ही नहीं आता था, तो कितना समय आपने लिया इम्प्रूवमेंट लाने में? तो सर जब बेसिक वगैरह क्लियर कर लिए सारे, तो उसके बाद जब मॉक्स लगा रहा तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। मतलब 90% आ रही थी, लेकिन तब भी उतना मतलब मजा नहीं आ रहा था तो सर। लेकिन जब आरआरबी पीओ की नोटिफिकेशन आई ना, तो फिर उसके बाद मॉक लगाना चालू किया मैंने आरआरबी के। तो आरआरबी के मॉक लगाने से मेरी स्पीड इंक्रीज हो गई, चाहे वो एसबीआई पीओ की हो, चाहे वो आईबीपीएस की हो। तो मतलब कितना समय लगा होगा टाइम फ्रेम में बेसिक्स क्लियर करने में आपको? सब बेसिक्स के लिए सर 2 या 3 महीने में। 2 या 3 महीने में आपने सीखा? तब तक आपने कोई मॉक नहीं दिया था? उस समय आप मॉक वगैरह नहीं देते थे? नहीं सर, मॉक दे देता लेकिन ज्यादा नहीं देता, हफ्ते में 1 या 2 बस। ओके, असेसमेंट के लिए ज़रूरी रहता होगा कि आप सही हाँ। बढ़ रहे हो कि नहीं। लेकिन उससे आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होते होगे? कम नहीं नंबर नहीं आता सर। ही रहा होगा हाँ, फिर? कम नंबर ज्यादा नंबर कोई दिक्कत नहीं सर, बस देना है देते रहो। ओके ओके ओके। तो ये सारे सेक्शन आपने कवर किए और उसके बाद फिर आप ये 2-3 महीना आपने लगाया शुरुआत की बेसिक्स हर एक सब्जेक्ट की, जहाँ तक मुझे पता है कि उसको क्लियर किया आपने। फिर जनवरी से स्टार्ट किया होगा तो आप मेरे ख्याल से अप्रैल तक सारी चीज़ें क्लियर कर ली होंगी आपने बेसिक्स अप्रैल में ही। और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस में केवल जुटे रहे? हाँ जी। फिर ओके। मैं फिर सर डेली का ऐसे शेड्यूल बना लिया था। जैसे प्री के कितने क्वेश्चन करने हैं, अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चन करने हैं, मेंस के कितना करना है। तो शेड्यूल बना लिया था ये मैं। जैसे भी मेरा वीक शुरू होता था मंडे से, तो मैं संडे को शेड्यूल बना लेता था कि इस वीक करना क्या है। तो वो पूरे काफी हेल्प हफ्ते करता का था। शेड्यूल आप संडे को बना लेते थे कि फिर हाँ सर। डेली डेली नहीं सोचना रहता था कि आज क्या करेंगे आज ना क्या हाँ। करेंगे? तो सबसे बड़ी बात यही है कि डेली नहीं सोचना होता, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होता, एनर्जी वेस्ट नहीं होती आपकी। बहुत अच्छी बात है। ये भी सीखना चाहिए कि आपको जो अपना समय है कैसे सदुपयोग करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। और पहले से अगर आप तैयार रहते हैं कि आपको आखिर पूरा हफ्ता कैसे गुजारना है, कहाँ पे समय देना है, तो बहुत हेल्प करता है। और थोड़ा थॉट प्रोसेस आपका क्लियर रहता है और आप भटकते नहीं हैं। अब आलोक ये बताइए कि आप कितनी देर पढ़ते थे? सर मतलब ऐसे एवरेज तो सर 3 या 4 घंटे, कभी कभार ये 8-8 घंटे भी हुआ है। लेकिन 8-8 कभी कभार, जैसे आप महीने एग्ज़ाम में से 1 या 2 पहले? बार। एग्जाम नहीं सर, एग्जाम से पहले तो मैं काफी कम पढ़ता था, क्योंकि वो माइंड फ्री रखना था उस टाइम, तो इसलिए क्योंकि अगर ज्यादा। अच्छा। हाँ, वैसे तो पढ़ता था, लेकिन हाँ ये है 4 से 5 घंटे पढ़ लेता था मैं एवरेज, ऑन एन एवरेज डेली। 4 से 5 घंटे इसमें आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी वो भी आप इंक्लूड कर रहे हैं? वैसे सर एक एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैं सर ये आवर्स वगैरह गिनता नहीं था कितने पढ़ा। मैं अपने वो, मैं आपको बताया ना, वो शेड्यूल बना लेता था, तो जो मेरे टास्क थे, अगर वो टिक ऑफ हो रहे हैं तो ठीक, चाहे 2 घंटे में हो जाए चाहे 8 घंटे हो जाए, वेरी तो गुड। वो टिक ऑफ होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आलोक ने बताई। दूसरी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं और समझते हैं कि घंटे के अनुसार पढ़ाई होती है। इसको मैंने भी कई बार बोला है और आप स्टूडेंट से जो सेलेक्ट हुए उनसे भी आप सुन रहे हैं कि अगर आप अभी भी घड़ी के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो दिक्कत होती है। आप टॉपिक के अनुसार पढ़ाई करिए कि आपने अच्छा डिसाइड किया कि अच्छा आज ये टॉपिक आपको ख़त्म करना है, तो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक पढ़िए। अब वो 1 घंटे में भी हो सकता है और 2 घंटे में भी हो सकता है। तो उससे आपका कोर्स काफ़ी अच्छे तरीके से कवर होगा। तो बहुत बढ़िया लोग। तो आप ये बताइए कि आप तो काफ़ी नौजवान भी हैं, बहुत जल्दी आपको जॉब मिल गई, तो आगे आपको क्या करना है? और भी कुछ सोचा है कि अभी आप सेटल होने के विचार में हैं? नहीं सर, अभी सेटल तो नहीं होना, लेकिन अभी यही है, अभी ये जॉब मिली है तो इसमें देखना का क्या है स्कोप वगैरह, फिर आगे सर तैयारी करेंगे उस हिसाब से। अच्छा अच्छा, तो आरआरबी में काम करने के लिए उत्साहित हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल। गांव में पोस्टिंग मिलेगी? हाँ सर, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। जिस हिसाब एक्चुअली जिस हिसाब से यहाँ गाजियाबाद में पॉल्यूशन है, उस हिसाब से गांव की हवा काफी बेटर है। हाँ, ये तो सही कह रहे हो आप। तो आलोक से मुझे मैं याद कर पा रहा हूँ कि जब मैंने आरआरबी पीओ के लिए कहा था यूट्यूब पे, तो आलोक का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं भी सरगाजी आबाद से ही हूँ, क्या हमारा ऑफलाइन इंटरव्यू हो सकता है ऐसा? तो ऑफलाइन इंटरव्यू तो नहीं हुआ था, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था आलोक का, तो कुछ इनपुट्स इनको मिले थे। इंटरव्यू आपका कैसा गया था आलोक? इंटरव्यू सर जितना एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा तो नहीं गया था, और उस हिसाब से मार्क्स भी सर उतने अच्छे नहीं आए हैं, तो आपने लेकिन ठीक। मेंस में काफ़ी नंबर खींचे होंगे फिर? हाँ सर, मेंस के मार्जिन की वजह से ही बस हो गया सिलेक्शन।
मुझे याद है कि आपका इंटरव्यू शायद मैंने लिया था और नेटवर्क की वजह से इंटरव्यू पूरे नहीं हो पा रहे थे, कुछ हाँ दिक्कतें आ रही थी। तो आलोक, आप जो अभी नए नए तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनको क्या बताना चाहोगे? सर, एक दो चीजें हैं जैसे कुछ आप। एडवाइस अपनी तरफ से दो। हाँ सर, जैसे आप अपना जो है शेड्यूल जरूर बनाएं, क्योंकि अगर हमें नहीं मालूम कि आज करना अच्छा, क्या है, ये तो हम। शेड्यूल कौन बनाएगा आलोक? बच्चों को खुद बनाना चाहिए या कोई टीचर बताए वो फॉलो नहीं सर, करना चाहिए? टीचर अपने आप खुद बनाना चाहिए। टीचर नहीं जानता ना कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट, आपको रीजनिंग ज्यादा पढ़नी है कि क्वांट ज्यादा पढ़नी है। हम्म। आपको नहीं मालूम, तो उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाइए डेली का। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है आपको, फालतू में मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता है कि सोचने में कि क्या पढूं, ये पढूं या वो पढूं। जब पहले से ही डिसाइड होता है तो आप फिर अच्छे से पढ़ सकते हैं उसको। तो एक तो हो गया कि शेड्यूल बनाना चाहिए, बिना उसके तो पढ़ाई हाँ करेंगे तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, वो टाइम बहुत वेस्ट होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सोचने में ही हाँ। दिन भर। दूसरा कुछ आप बताइए ताकि जल्दी सिलेक्शन हो आपकी तरह ही सबका। दूसरा, डिसिप्लिन काफी जरूरी है। अच्छा, डिसिप्लिन किस चीज़ में? डिसिप्लिन से पढ़ाई में, जैसे आप, जैसे आज फॉलो कर लिया शेड्यूल, कल फॉलो कर लिया, परसों नहीं किया। या फिर आपने सोचा कि एक ही दिन सारा पढ़ लेंगे, अब 2 दिन की छुट्टी कर लेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। मतलब एक दिन का जोश आ जाए, फिर एक दिन में खूब पढ़ लिया हाँ 8 घंटे, फिर 2 दिन पड़े हैं बिस्तर पे, आप मूवीज़ देख रहे हैं। मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको कि हाँ जो बनाया है वो कंसिस्टेंट अगर नहीं रहे तो नुकसान होता है उसका। ओके आलोक, और बताइए कुछ इनपुट। हाँ सर, और जैसे आपको हैबिट्स उसी हिसाब से फॉर्म करनी चाहिए। जैसे आपको एक टाइम फ्रेम देना चाहिए, जैसे मुझे 1 साल में एग्जाम्स क्लियर करना है। जैसे अभी कैलेंडर रिलीज हुआ है बीपीएस का 2022 का। तो आपको ये तय करना है कि मुझे इस साल एग्जाम्स क्लियर करना ही है। तो उस हिसाब से अपनी हैबिट्स भी बनाइए। नोटिफिकेशन का वेट कितना करते थे आलोक आप, कि नहीं सर, मैं नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे? नहीं सर, इन चीज़ों में नहीं पढ़ता था मैं। नोटिफिकेशन या रिजल्ट या कट ऑफ, इन चीज़ों में सर कभी नहीं पढ़ा। अच्छा, ये वाले वीडियोस नहीं देखते थे कि नहीं आईबीपीएस ये सीईओ की सैलरी स्लिप कितनी है और क्लर्क की सैलरी स्लिप कितनी है? नहीं, हाँ कभी कभार स्लिप देख ली, लेकिन ऐसे सर वीडियो पूरी नहीं देखता। अच्छा अच्छा। वो तो स्लिप उसमें आप देखना भी टाइम जरूरी है वेस्ट सर, नहीं करते मोटिवेशन थे? के लिए। चलिए आलोक, ये बताइए कि एक ज़रा जनरल सा क्वेश्चन है, कई सारे बच्चों के मन में डाउट ऐसा रहता है कि चूंकि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, आपकी जो क्वांट और रीजनिंग थी अच्छी नहीं थी, और इंग्लिश आपकी अच्छी अच्छी है काफ़ी। तो जब आपको डाउट आता था, आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो अर्थमेटिक का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपने करना शुरू किया, तो जब आपको डाउट, कोई क्वेश्चन आपने किया नहीं आ रहा है, तब आप क्या करते थे? क्या आप किसी ग्रुप में उसको पोस्ट करके तुरंत ऐसा क्वेश्चन पूछते थे, या फिर पहले उसे ही अपने से ट्राई करते थे 2 4 बार, और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट आपने जहाँ से पढ़ रखे हैं उसको देखने का प्रयास करते थे, कैसे करते थे? नहीं सर, क्वेश्चन तो मैं कहीं से नहीं पूछ पाता था, क्योंकि कोई था ही नहीं। तो मैं मतलब जब तक हो, वही ना, जब तक क्वेश्चन कोई ले लिया और नहीं हो रहा था तो उस पर बैठ मतलब लगे रहो। कब तक नहीं होगा, और एक पॉइंट आ गया कि लग रहा है कि नहीं होगा ये मुझसे, तो फिर सॉल्यूशन देखो। और देखो कि मतलब हुआ कैसे। समझ में बड़े आसानी से आ जाता है, मतलब इतना कुछ अच्छा, तुरंत दिक्कत सोल्यूशन नहीं। नहीं देखते थे कि एक बार नहीं ट्राई तुरंत किया नहीं आया सोल्यूशन। तो तुरंत देख लो अच्छा नहीं नहीं क्या सर, वो फिर इसमें? माइंड सेट वैसा हो जाता है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो तुरंत सॉल्यूशन देखो, तो वो अच्छी चीज नहीं है। वो अच्छी चीज़ नहीं है। वेरी गुड, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि कई बार होता है कि शुरुआत में ऐसा होता है क्वांट में ख़ास तौर पे, और रीजनिंग के जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं कि कुछ किया, आ गया आंसर, तुरंत देखा कि अच्छा नहीं आ रहा है तो क्या सोल्यूशन है, तुरंत देख लिया बुक के पीछे से क्या सोल्यूशन है, और फिर कर लेते हैं। तो उससे माइंड सेट जो, या कह लो थॉट प्रोसेस, वो तुम्हारी डेवलप नहीं हो पाती है। तो हाँ वो तो एकदम इजी लगने लगता है कि अच्छा यही था, फिर वो अगले क्वेश्चन में आप फिर अटक जाते हो, फिर से सोल्यूशन आप देखते हो, वो दिक्कत होती है ना? यही साइकिल ओके। यही साइकिल से रिपीट होती रहती है। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है आलोक कि आपने फर्स्ट टाइम में ही ये जॉब ले ली है, और आपके ऊपर थैंक थोड़ा यू। प्रेशर जो है कम है। मैं प्रेशर की बात कर रहा था कि आपके घर में प्रेशर कैसा था जॉब को लेकर के आपको? चूँकि आपको तो ज़्यादा महसूस नहीं होगा क्योंकि आपने पहली बार में ही निकाल लिया, फिर भी जब आपने ये डिसाइड किया होगा कि आपको बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है, तो उसको लेकर के घर में माहौल और ऐसा प्रेशर कैसा था? नहीं सर, वैसा कोई प्रेशर नहीं था, मतलब क्योंकि अभी उतनी एज भी नहीं है, तो आराम से सब चल रहा था सब। आराम से ही चल रहा था, और ये अच्छा ही भी है कि बाकी आराम से घर चले। वालों को भी लगता था कि हाँ हो जाएगा इसको तो। अच्छी बात है। और आपका पहले अटेम्प्ट में हो भी गया तो प्रेशर तो आपने फील किया ही नहीं। लेकिन कभी खुद में ऐसा डाउट ऐसा लगता था पढ़ाई करते हुए या फिर कंपटीशन को देखते हुए, सिलेबस और एग्ज़ाम जैसे आप कर रहे हो, एस बी आई पी ओ का मेंस दिया, तो कभी ऐसा सेल्फ डाउट तो आता ही रहा होगा, जनरल सी बात है
कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यार इतना कठिन है तो मेरा कैसे होगा, ऐसा होता था? वो तो था। तो क्या करते थे? वो सर एक ही पॉइंट पे होता था, एसबीआई एसबीआई पीओ मेंस का जो मॉक होता था, जब वहां पे नंबर नहीं आते थे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में पूरा दिन खराब हो जाता था। फिर तो कैसे निकलते थे बाहर? लेकिन बस वो वही दिन निकल जाता था, अगले दिन अपना सब ठीक, मतलब उसका क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो धीरे धीरे अब ऐसा हो गया था कि अब मॉक में काफी अच्छे नंबर आने लगे थे। मतलब ये है कि आपको हार नहीं माननी है या फिर हताश नहीं मतलब होना है। आप वो जो आपका प्रेशर रहता था उसको अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करते थे, तो वो तो दिन नहीं चलो वो बीत गया, उसी दिन लेकिन के लिए था, वो वहीं खत्म। ऐसा नहीं होता था कि अगले दिन बैठे तो फिर से वो कल वाली सोच लेकर के बैठ गए कि उस दिन नहीं हुआ था तो आज भी नहीं होगा, ऐसा नहीं करके? नहीं, ओके, तो मतलब जो कल आपने के प्रेशर बैगेज था, लेके चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। हाँ, प्रेशर आपने बिल्डअप नहीं होने दिया अपने ऊपर, और फिर उससे आपने सीखा। अपनी गलतियों से कितना सीखा आपने? शुरुआत में तो बहुत करी होंगी गलतियाँ। हाँ सर, शुरुआत में जैसे मेंस की पजल्स लेके बैठता था तो 2-2 घंटे लगते थे, 2-2 ढाई ढाई घंटे। लेकिन सर उनमें मजा भी आता था क्योंकि दिमाग बहुत चलता था उसमें, पूरा खुल जाता था दिमाग। तो लेकिन टाइम लगता था, लेकिन मजा आता था। तो उसी की वजह से जो है मेंस में काफी कभी दिक्कत नहीं हो जाता फिर बाद में, क्योंकि पहले आपने हार्ड वर्क कर लिया तो बाद में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये जनरली ज़्यादातर बच्चों के लिए उल्टा होता है कि शुरुआत में जब एग्ज़ाम नहीं तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, और एग्ज़ाम में जाते हैं तो क्वेश्चन देख करके फ्लैट ही हो जाते हैं कि अरे क्या पूछ लिया गया। तो अगर आप हाँ घर सर पे वो, मेहनत ज़्यादा करें तो एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सुकून महसूस होगा और क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। हाँ सर वो तो है। चलिए आलोक, बहुत बढ़िया लगा आलोक आपसे बात करके। आपसे ने बहुत थैंक अच्छे यू अच्छे सर। इनपुट्स दिए, और आप चूँकि पहली बार में ही सेलेक्ट हुए हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप अभी एस बी आई पी ओ में भी सेलेक्ट ही हो, तो फिर से आपका इंटरव्यू करते हैं, और आप इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू कर दो। एग्ज़ाम आपका अच्छा ही हुआ है, हाँ तो सर। आप इंटरव्यू की तैयारी करो, आप बढ़िया से इंटरव्यू दो। हो सकता है एस बी आई पी ओ में आप सेलेक्ट हो जाओ तो फिर से इंटरव्यू आपका लेंगे, एस बी आई पी ओ भी आपका हाँ पहला ही बिल्कुल। अटेम्प्ट होगा। हाँ सर, ये पहले ही है, सारे बैंक एग्जाम्स का पहले ही है सर अभी। बहुत बढ़िया आलोक। तो ये थे आलोक। आपने आलोक से सुना कि आलोक ने 1 साल के अंदर ही जॉब ली है और अपने पहले ही अटेम्प्ट में ली है। और आलोक से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एक तो पॉजिटिव माइंडसेट, एटीट्यूड, क्वेश्चन को देख के ना डरने वाला जो एटीट्यूड है वो आलोक के अंदर है। और इसी वजह से अगर आप समझिए कि ये एक आर्ट स्टूडेंट हैं, इन्होंने बीए किया हुआ इंग्लिश से, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्वांट रीजनिंग जो इम्पोर्टेंट ऐसे सब्जेक्ट हैं उससे डरे नहीं, और उससे सीखा इन्होंने, और सीख सीख करके उसको इम्प्लीमेंट करते हुए ये आगे बढ़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस इंटरव्यू से बहुत सारे अच्छे इनपुट्स मिले होंगे, और आप उनको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे खुद के साथ तो आप अपने अंदर भी परिवर्तन देखेंगे, है ना? तो आलोक, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी थैंक बातें यू सर। बताने के लिए। और आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ थैंक यू आपसे फिर सर। से जल्दी मुलाकात हो, इंटरव्यू आपका फिर से मैं लूँ। सभी लोगों को बाय।